एक अटेम्प्ट तो हो रही है कि जितना कम से कम हो पाए उतना डैमेज हो। जैसे 49,200 को मेंटेन हो गया बैंक निफ्टी, वो कोशिश कर रहा है अब इससे ज़रा नीचे ना जाए। निफ्टी 23,350 के आसपास आके रुका है। सुबह यही लेवल हमने आपको नोटिस कराए थे कि ये दोनों लेवल्स ना टूटे, मैनेज हो जाए तो काफ़ी हद तक जो टैरिफ का दिक्कत है वो निपट जाएगी। सुबह क्वेश्चन ये था कि टैरिफ वर्सेस टैरिफ में कौन सा टैरिफ जीतेगा, यानी कि कौन सा टैक्स जीतेगा। हमने कहा जो भारत का 12 लाख रुपए वाला है वो जीत सकता है। अभी तक जो फॉरेन का टैक्स है उसका कुछ ज़्यादा दबाव मार्केट्स में दिख नहीं रहा। हाँ, करेंसी वीक नहीं होती तो मैं आपको जैसे सुबह से ही बात बता रहा हूँ, शायद आज मार्केट की तस्वीर भी आप अलग तरीके से देखते हैं। बट फिर भी इंडिया विक्स का घटना, मार्केट्स का ठीक हो जाना, ये इंडिकेट कर रहा है कि 2-4 दिन में हो सकता है शॉर्ट स्क्वीजिंग मार्केट के अंदर आ जाए। 12% एफआईज होल्डिंग है पोस्ट बजट, और प्री पॉलिसी मुश्किल है टिकाना इस तरह के मार्केट्स को। खैर एनी हाउ, कुछ चीज़ों को और हम थोड़ा एलोबरेट करके थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यूपीएल के अंदर 3-4 दिन से अच्छी बढ़त है, जरा 4 दिन या 3 दिन के चार्ट दिखाना है यूपीएल के। रचित, प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाए अब। देखिए, जिस तरीके से मार्केट की कंडीशन है वो कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रही है। मगर आप एक चीज और देखिए कि कहीं ना कहीं केमिकल सेक्टर को एक थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है। ये जो टैरिफ वॉर है उसके चलते केमिकल को थोड़ा सा एक बेनिफिट मिल रहा है। तो उसके चलते अभी बुक करने की बजाय मैं आपको एक दूसरी स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर लूंगा कि आप इसमें अराउंड 606 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन, इफ यू ऑलरेडी हैव इट एंड यू आर इन प्रॉफिट, 606 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करके रखें। मैं समझता हूं अभी ये और थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ दिखा सकता है। एंड और 668 के लेवल्स आपको इस काउंटर में हो सकता है इस हफ्ते देखने को मिले, क्योंकि जो टैरिफ वॉर कुछ कंपनीज के लिए नेगेटिव है, इसके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में है। पंकज पांडे भी हमारे साथ है। पंकज भाई नमस्ते। आप पेटीएम ट्रैक करते हो क्या आपकी लिस्ट में पंकज? पेटीएम न्यू एज कंपनी हम थोड़ा अवॉइड ही करते हैं। आउट कर दो, ठीक है, मैं फिर आपसे नहीं पूछता ये। आप फिर एक काम करो, मेरे को आप मेरे को ये बताओ, ये सीमेंट और स्टील वाली कंपनीज पे क्या इम्पैक्ट होगा? कैपेक्स बढ़ा तो नहीं बट घटा भी तो नहीं, और दूसरा भाई 10 लाख 11 लाख करोड़ रुपए बहुत होता है। कैपेक्स के नाम पे खर्च तो करो, पिछले साल तो खर्च ही नहीं हुआ था। चुनाव थे, पहले इंडिया में थे फिर बाद में यूएस में रहे। जी बिल्कुल, आई थिंक देखिए, अगर आप सीमेंट सेक्टर की बात करें तो 60-65% जो डिमांड आता है वो हाउसिंग से आता है। एंड कहीं ना कहीं ये जो टैक्स ब्रेक है डेफिनेटली हाउसिंग के लिए भी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वो डिमांड पर्सपेक्टिव से वो टेकन केयर है। बाकी जो 30-35% है वो सरकार के केपेक्स द्वारा ड्राइव होता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत खराब नंबर नहीं है। हालांकि सेंटिमेंटली सीमेंट में चीजें और भी नेगेटिव रही हैं कि प्राइसेस आपके 1 ईयर लो पे रहे हैं, बट जैसा इस क्वार्टर के बाद में देखा गया है कि इन जनरल कमेंट्री बेहतर है। जो जनवरी में कंपनी ने प्राइस हाइक ली थी वो अभी तक सस्टेन कर रही है। तो Q4 डेफिनेटली बेटर एक्सपेक्टेड है। एंड आगे जाके उम्मीद करूंगा मैं कि आपकी जो प्राइसिंग सिनेरियो बेटर हो जाएगा। तो सीमेंट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा लगता है। आई थिंक स्टील में क्योंकि काफी सारे डेवलपमेंट्स हैं। हालांकि ओवरऑल जैसे जेएसडब्ल्यू ने अपने कमेंट्री में बताया था कि आपको बजट के बाद में हो सकता है कि सरकार एक सेफगार्ड ड्यूटी ला देगी, एंड इनका जो प्राइसिंग बेनिफिट होता है वो बॉटम लाइन पे काफी अच्छा निकल के आता है। बट क्योंकि अभी हम ये टैरिफ वॉर में गए हैं तो ओवरऑल देखना पड़ेगा कि सिचुएशन कैसे निकल के आती है। तो स्टील थोड़ा, क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी है, प्रॉब्ली वहां पे पर्सपेक्टिव क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट मेरे हिसाब से सीमेंट एंड स्टील रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी बेहतर है। स्टील में अगर आप देखिए वॉल्यूम ग्रोथ ऑलरेडी अच्छी है, 7 से 8% है। इट इज जस्ट दैट की प्राइसिंग, क्योंकि चाइना की वजह से काफी डंपिंग हो रही थी, तो प्राइसिंग 4 ईयर लो पे है, जिसकी वजह से स्टील स्टॉक्स में आपको कुछ खास प्राइस परफॉर्मेंस नहीं मिला है। अगर सरकार इस मंथ में कुछ मेजर अनाउंस कर देती है, मेरे हिसाब से स्टील सेक्टर में ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। स्टील सेक्टर में ट्रेंड रिवर्सल के संकेत हैं, लेकिन एक सेक्टर जहां